फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं ये। फार्मास्यूटिक के प्रैक्टिकल में सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिकल है दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और ये नॉर्मल सलाइन से कैसे डिफरेंट है, आप लोगों ने थोरेटिकली तौर पे भी इनकी तैयारी करनी है कि प्रिपरेशन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है? हमारे बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, सब में एक टोनिसिटी है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक तनासुब है। तो हम बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड वगैरह एंटर करवाएंगे वो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। और ये किसके इक्वल है? 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के इक्वल है। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, तब क्या नुकसान होगा? अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ये टोनिसिटी ज्यादा होगी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, तो फिर हमारी बॉडी को क्या नुकसान होंगे? आपकी जो थेरेटिकल बुक है उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है कि एक में स्वेलिंग ऑफ सेल्स हो जाता है, एक में श्रिंकेज ऑफ सेल हो जाता है, दोनों केसेस के अंदर सेल डेथ होती है। तो इस वजह से जब भी हमने अपनी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड इनटेक करवाना है, इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली कोई भी फ्लूइड एंटर करवाना है, तो हम लोग उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन की फॉर्म में ही करवाते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल सलाइन की अगर बात करें, अगर आपको नॉर्मल सलाइन का भी प्रैक्टिकल आता है तो नॉर्मल सलाइन भी आइसोटोनिक सोल्यूशन है। फिर हम लोग मार्केट में अवेलेबल सोल्यूशंस देखते हैं, जैसे रिंगर सोल्यूशन हो गया या डेक्सट्रोज सोल्यूशन हो गया। डेक्सट्रोज सोल्यूशन की डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं, 15% 5% 7% 10%। ये सारे जो हैं ये आइसोटोनिक सोल्यूशंस हैं। आपको थ्योरेटिकली तौर पे भी ये थोड़ा बहुत इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे 100 ml का उन्होंने बताया है। 100 ml के अंदर यहाँ पे ये चीज़ देखें, नोट करें, क्वांटिटी सफिशिएंट। क्वांटिटी सफिशिएंट का ये मतलब है कि आपने 0.9 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कंप्लीटली तौर पे 100 ml वाटर नहीं एंटर करना, बल्कि इतना वाटर एंटर करना है कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन 100 ml बन जाए। क्योंकि अगर आप 0.9 ग्राम्स के अंदर 100 ml वाटर एंटर कर देंगे तो ये प्रिपरेशन 100 ml की नहीं बल्कि 100 ml से ज्यादा की बन जाएगी। तो क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml का ये मतलब होता है कि आपने इतना पानी डालना है कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो 100 ml तक बन जाए। फिर बच्चे ये जो बेसिक अपरेटस है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीकर क्या होता है, स्टेरर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सी होती है, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर क्या होता है, फनल क्या होता है। इवन समटाइम वाइवा के अंदर एग्जामिनर जो है वो बेसिक लैब का ऑपरेटर सामने टेबल पे रखवा देता है और कहता है ये आइडेंटिफाई करें। बच्चों को पिक्नोमीटर नहीं बोलना आता। और ये मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स करवाए थे मैंने आप लोगों को बताया था, पिपेट नहीं बोलना आता। लिखा होता है उन्होंने कॉपी में लेकिन उनको बोलना नहीं आता। ये वाली चीजें, पिपेट क्या होती है, पिपेट को आइडेंटिफाई करें। तो चार चीजें रखी होंगी, कहेंगे इसमें से ये क्या चीजें। तो जिन्होंने आके परफॉर्म किए हैं उनको फिर ये चीजें उनके लिए कदरे आसान होंगी, लेकिन जो बच्चे कैंपस में नहीं आए परफॉर्म करने के लिए, तो ये जितने भी मटेरियल आपके मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखे हुए हैं जो आपने अपनी कॉपियों में कॉपी किए हैं, आपको एक तो उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक आनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर आपको कि ये क्या लिखा हुआ है तो आपको बोलना आना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपके सामने कोई अपरेटस रख दिया जाए और कहें कि इसको आइडेंटिफाई करें, अपरेटस वही रखेंगे जो आपने परफॉर्म किया होगा, जो आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर आए होंगे। ऐसा कोई नहीं है क्योंकि रैंडम ऑपरेटर्स जो आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा वो रख देंगे। वो ऑपरेटर्स जो कि जिनसे आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म हुए हैं वही ऑपरेटर्स रखा जाएगा। पिक्नोमीटर, पिपेट, स्पैचुला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पैचुला एंड स्टिरर। तो ये सारी चीजें जो है ये आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया आप लोगों ने इनको यूटिलाइज किया है। उसके बाद जो है प्रोसीजर देख लीजिएगा, वही आपने जो है सारा अपरेटस इकट्ठा करना है। उसके बाद आपने उसको वे करनी है चीजें। आपने डिस्टिल्ड वाटर वे करना है, आपने सोडियम क्लोराइड को वे करना है, आपका जो अपरेटस था उसको क्लीन होना चाहिए, फिर आपने क्लीन के बाद उसको ड्राई भी करना है। आपने पहले सोडियम क्लोराइड लेकर कंप्लीटली तौर पर उसके अंदर थोड़ा सा वाटर जो है वो एंटर करके उसको घोल लेना है, उसको मिक्स कर लेना है, डिजोल्व कर लेना है। उसके बाद मयरिंग सिलेंडर के अंदर आपने वो सोल्यूशन डालना है और बाकी इतना पानी डालना है, इतना डिस्टिल्ड वाटर डालना है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन 100 ml तक हो जाए। देन आपका यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रैक्टिकल है। सब्लिमेशन के प्रैक्टिकल के अंदर, सब्लिमेशन जो है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम ये असेंबली थी, हमने एक चाइना ट्यूब जो है ना, एक नेफ्थलीन की जो है यहाँ पे लेकर नेफ्थलीन को ऊपर से हमने इन्वर्ट करके रख दी थी। इन्वर्टेड हमने फनल रख दी थी और ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया था और अंदर फिल्टर पेपर लगा दिया था। ये इस फनल के अंदर हमारा फिल्टर पेपर लगा हुआ है। फिर हम लोगों ने इसको हीट किया।
हीट किया तो हम लोगों ने देखा कि ये भी सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट, इसको थोड़ी देर बाद 5 से 7 मिनट बाद हमने हमने उठा के देखा तो यहाँ पे जो फिल्टर पेपर था उसके ऊपर क्रिस्टल बने हुए थे। तो हुआ क्या है, सब्लिमेशन क्या है, ये एक ऐसा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट होती है। तो ये सॉलिड फेज को जब हमने हीट किया तो वो डायरेक्ट इसके वेपर्स यहाँ पे फिर हमने कलेक्ट कर लिए, यहाँ से ऊपर हमने प्लग कर दिया था तो वो यहाँ से आउट भी नहीं हुए, निकले भी नहीं। तो ये फिनोमिना था। सब्लिमेशन की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। अच्छा, नेफ्थलीन के अलावा और कौन कौन से सब्सटेंसेस सब्लाइम होते हैं, ये आपकी थ्योरी बुक के अंदर जो है सब्लिमेशन के टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें कैम्फर भी आ जाता है, एक दो और चीजें भी आ जाती हैं कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि सॉलिड से डायरेक्टली वो तौर पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम जो जो भी मैंने तरीका आपको बोला था कि आपने इन्वर्ट करके रखना है, अंदर फिल्टर पेपर लगाना है, हीट करना है, 5 मिनट बाद देखना है फिल्टर पेपर के ऊपर थोड़ी सी क्रिस्टल्स बनी होंगी, ये सारा तरीका प्रोसीजर वही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है सिंपल ऑइंटमेंट। सिंपल ऑइंटमेंट जो है ये 1000 ग्राम्स का यूएसपी का फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब यहाँ पे लेबल बना हुआ है, लेबल वो चीज है जो कि आप लोगों ने परफॉर्म किया था, और आप लोगों ने 100 जो है बनाया था ग्राम। तो 100 ग्राम का नहीं, अभी हम लोग 1000 ग्राम्स का यूएसपी का फॉर्मूला देखते हैं। 1000 ग्राम का जो यूएसपी का फॉर्मूला था उसमें वूल फैट 50 ग्राम्स, हार्ड पैराफिन 50 ग्राम्स, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 850 ग्राम्स और सीटोस्टेराइल अल्कोहल जो है 50 ग्राम्स। ये चीजें जो हैं ये आपने वे कर लेनी है। फिर आपने ये सारी एक ही बीकर के अंदर या एक ही जगह के ऊपर आपने इकट्ठी करके इनको हीट करना है। ये फ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। मैंने जब प्रैक्टिकल आप लोगों को लैब में करवाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑइंटमेंट जो है दो मेथड से बनती है, एक फ्यूजन मेथड है और एक ट्रिचुरेशन मेथड है। सिंपल ऑइंटमेंट जो है वो फ्यूजन मेथड से बनती है। आपने चारों इंग्रेडिएंट्स जो है इन्हीं ग्रामेज के अंदर लेकर आपने इनको एक बीकर के अंदर सारी चीजों को इकट्ठा करके इनको हीट करना शुरू करना है। जैसे जैसे उसको हीट लगती जाएगी सारी चीजें जो है वो डिजोल्व होती जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि सारे एक यकजा सा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो ये सारी, अब ये भी जो है आपने कभी वैसलीन देखी हो, सफाइड्स ऑफ पैराफिन वैसी होती है, प्लेन वैसलीन जैसी होती है। हार्ड पैराफिन जो है, मोमबत्ती आप लोगों ने देखी हो तो मोमबत्ती जैसी हार्ड पैराफिन वो होती है। वूल फैट जो होता है ये वैसलीन जैसा ही है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है। और सीटोस्टेराइल अल्कोहल के पैलेट्स होते हैं, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड नहीं है। अल्कोहल लिखा हुआ है तो आपके माइंड में है कि ये लिक्विड है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके पैलेट्स होते हैं व्हाइट कलर के। सबसे लेट सीटोस्टेराइल अल्कोहल ही डिसॉल्व होता है क्योंकि ये पैलेट्स हैं, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये लेट डिसॉल्व होता है। फिर हम लोग जब सारा डिसॉल्व हो जाएगा इसको उसको हीट से हटाएंगे, साइड पे रख देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये आपकी सिंपल ऑइंटमेंट तैयार हो गई है। हर प्रैक्टिकल का पीछे आप लोगों ने एक लेबल भी बनाना है। अब लेबल हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने लैब के अंदर 100 ग्राम्स बनाया था तो उन्होंने लेबल उसी हिसाब से 100 ग्राम्स का बनाया जिसमें इंग्रेडिएंट्स, अब आप लोगों के प्रैक्टिकल जो यूएसपी का फॉर्मूला है वो 1000 ग्राम के हिसाब से था, तो उसमें लिक्विड पैराफिन जो थी वो 850 थी, 100 ग्राम्स के हिसाब से हमने उसको सेट कर लिया, 85 हो गई। बाकी सारी 50-50 थे तो ये 555 हो गए। और यूजेस एज अ एमोलिएंट मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, और मेडिकेटेड ऑइंटमेंट बनाने के लिए इसको एज अ बेस यूज करते हैं। ये नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है। सिंपल ऑइंटमेंट के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है बल्कि बेस है जस्ट। स्टोरेज प्रिकॉशंस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये सारी चीजें, ये जो सारी हेडिंग्स हैं ये हर लेबल का हिस्सा है। स्टोरेज प्रिकॉशंस हर लेवल में ऑलमोस्ट सेम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट हर लेवल में जब आपने बनाया उसकी डेट लिख दें। एक्सपायरी डेट, आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर आप प्रेजर्वेटिव नहीं एंटर कर रहे हो, तो जब आप किसी भी प्रिपरेशन में प्रेजर्वेटिव खुद नहीं एंटर करोगे तो वो प्रिपरेशन 10 दिन के लिए वायबल होती है। 10 दिन के बाद उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने जो मार्केट अवेलेबल मेडिसिन होती हैं बच्चे, वो उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, तो इस वजह से वो 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ होती हैं। उसके अलावा जो आप लैब में बनाओगे वो 2 साल की शेल्फ लाइफ नहीं होती बल्कि उनकी सिर्फ 10 दिन की शेल्फ लाइफ होगी। अब हर प्रिपरेशन के अपने इंग्रेडिएंट्स होंगे तो हर लेबल, हर प्रिपरेशन का जो लेबल है उसमें इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होंगे, और हर प्रिपरेशन के अपने यूजेस हैं तो हर लेबल के अंदर जो यूजेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। लेकिन स्टोरेज प्रिकॉशंस और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हर प्रिपरेशन का आपने लेबल लाजमी बनाना है। फिर यहाँ पे कुछ रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स के, वूल फैट का क्या रोल था, हार्ड पैराफिन का क्या मतलब, उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे तरीके से याद करनी है। प्रैक्टिकल पैटर्न जो है आप लोगों का थ्योरी में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों का एक लेक्चर बना दिया था कि आपका प्रैक्टिकल किस तरीके से आएगा। उसमें बताया था कि आपको शुरू में 30 से 35 मार्क्स के जो है प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर से क्वेश्चंस आने हैं जो कि आपने जुबानी लिखने हैं पहले। उसके बाद आपका वाइवा है, परफॉर्मेंस है, और अपने लैब कोट नीटली पहन के जाना है, अपनी हालत दुरुस्त करके जाना है। और उसके अलावा जो है नाखून कटे हुए हों, आप लोगों के नाखूनों में मिट्टी ना हो, ज्यादातर बॉयज के लिए। और उसके अलावा जो है कपड़े आपके आयरन हो, आपकी कॉपीज जो हैं वो कवर्ड हो अच्छे तरीके से।
और उसके अलावा जो है आपकी कॉपी आपने लाजमी कवर करके लेके जानी है। कॉपी के अंदर आपने हर चीज जो है वो लगानी है, जो क्या कहते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की हैं, हर चीज आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। देन आगे आती है आप लोगों की सल्फर ऑइंटमेंट। बच्चे वाइवा जो है वो आपको कॉपी के अंदर से भी आ सकता है और आपकी थ्योरी की बुक के अंदर से भी आ सकता है। तो आपने जब वाइवा में जाना है, आपने थ्योरी की बुक भी अच्छे तरीके से याद करके जानी है और अपनी कॉपी भी अच्छे तरीके से याद करनी है। देन सल्फर ऑइंटमेंट के अंदर आपने जो पहले सिंपल ऑइंटमेंट बनाई वो 90 ग्राम ले लें, और सल्फर उसके अंदर 10 ग्राम ले लें, और उस इसको आपने ट्रिचुरेशन मेथड से बनाना है। ट्रिचुरेशन मेथड का जो इसमें दो चीजें होती हैं ट्रिचुरेशन मेथड में। एक होता है आपका इसमें एक तो पार्टिकल साइज कम हो जाता है, आप ट्रिचुरेट करते हो, आप रगड़ के, उर्दू में इसको कहते हैं रगड़ना। ठीक है। आप जो है स्पैचुला की मदद से पहले सिंपल ऑइंटमेंट लेते हो, उसके ऊपर सल्फर ऑइंटमेंट डाल के, फिर आप उसको स्लैब के ऊपर स्पैचुला की मदद से रगड़ के उसको मिक्स करते हो। तो इसमें दो चीजें होती है, एक मिक्सिंग भी हो जाएगी, और एक जो अगर सल्फर का पार्टिकल साइज बड़ा है तो पार्टिकल साइज भी सबका होमोजीनियस एक जैसा हो जाएगा। ये ट्रिचुरेशन जो आपकी सल्फर ऑइंटमेंट है ये ट्रिचुरेशन से बन रही है, और जो आपकी सिंपल ऑइंटमेंट है वो फ्यूजन मेथड से बन रही थी। बाकी ये सारी चीजें प्रिकॉशन, स्टोरेज, लेबल, ऑइंटमेंट जो होती हैं वो एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं, इंटरनल यूज के लिए नहीं होती, या म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज हो जाती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे आपकी आईज को आप थोड़ा सा हल्का सा हिला के देखें तो आपको अंदर से जो स्किन रेड नजर आएगी, दैट इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन। आई ऑइंटमेंट्स होती है ना, आईज के अंदर लगाते हैं। और इसके अलावा आप अपनी बकल मतलब चीक को अंदर से टच करें तो आप जिस चीज को टच कर रहे हो दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपकी बकल कैविटी है, तो उसके ऊपर जो है माउथ के लिए भी ऑइंटमेंट्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा जो है इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते। फिर और ORS, ठीक है, पुरानी कॉपी के अंदर ओरल रीहाइड्रेटिंग सोल्यूशन लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को जब प्रैक्टिकल कराया था मैंने आपको कहा था कि ये सोल्यूशन नहीं है बल्कि ये सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे WHO का ये फॉर्मूला है, WHO का लो ऑस्मोलैलिटी ये फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले को आपने एज इट इज याद कर लेना है। फिर इसके यूजेस जो है इसको डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ये जस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये हमारी बॉडी को फुली तौर पे वर्क करने के लिए, हमारे तमाम ऑर्गन्स को फुली तौर पे वर्क करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पोटासियम के ऊपर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, आपकी बॉडी को चाहिए हैं वर्किंग के लिए। तो जब ये नहीं होते, जैसे आप पानी भी पी रहे हो, आप डिहाइड्रेटेड हो, आप पानी भी पी रहे हो, पानी आपका बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, ऐसे ही आपकी बॉडी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर हम आर्टिफिशियली तौर पे जो है अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सेंटर करवाते हैं ORS की शक्ल में। ORS जो है वो सॉल्ट है, इसको सोल्यूशन में खुद हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको सॉल्ट की फॉर्म में ही मार्केट से मिलता है, ये चीज आपने नोट करनी है। ORS इज नॉट अ सोल्यूशन। हम 99% बच्चे ORS को सोल्यूशन बोलते हैं और लिखते भी हैं। ये WHO का लो ऑस्मोलैलिटी फॉर्मूला है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, जब आपको प्रैक्टिकल पेपर में आएगा तो मटेरियल में आपने अपरेटस अलग लिखना है और फॉर्मूला अलग लिखना है। अब इसमें बच्चों ने जो है ना अपरेटस भी इकट्ठा और फॉर्मूला इकट्ठा लिख दिया है। चार जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज और सोडियम सिट्रेट, ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपने अलग लिखने हैं, केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स कह के। सारी चारों चीजों को वे करना है, इकट्ठा कर लेना है, एक साशे में बना लेना है, पैकेट में रख लेना है, बस दैट्स इट। ये प्रिपरेशन है कि आपने इसके अंदर पानी तब हल करना है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब ये कंज्यूमर तक पहुंचता है तब उसके अंदर वाटर एंटर होगा, वैसे वाटर एंटर नहीं खुद करके देते। देन शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल जो है ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल है। क्रिस्टलाइजेशन भी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग जो है शुगर को वाटर के अंदर हल करेंगे। हल करने के बाद आपने उसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बच्चा कैसे बनता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि आपने पानी के अंदर इतनी चीनी हल करनी है कि उसके जो बेस है, जो बीकर की बेस है, उसके अंदर आपकी शुगर जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। फिर आपने थोड़ा सा उसको हीट करना है तो वो नीचे से शुगर हल हो जाएगी। फिर आपने और उसके अंदर शुगर डालनी है। एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि आपकी शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। उसकी जो कैपेसिटी है वाटर की अपने अंदर डिजोल्व करने की, अपने अंदर सोलबलाइज करने की, वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, वो शुगर जब नीचे स्टे करना शुरू हो जाएगी, ये आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। सुपर सैचुरेटेड आपका सोल्यूशन बन गया, आप इसको फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, फिल्टर कर लिया आपने, उसके बाद आपने इसको हीट करना है। अच्छा, दो तरीके से क्रिस्टलाइजेशन, हीटिंग से भी होती है और ठंडा करने से भी होती है। यहाँ पे हम लोगों ने हीटिंग से सिखाई थी, आपने इसको हीट करना शुरू करना है। अब हीटिंग में भी दो तरीके हैं। अगर आप इसको जल्दी हीट करोगे, हाई फ्लेम के ऊपर हीट करोगे, तो आपके क्रिस्टल्स छोटे छोटे बनेंगे। अगर अगर आप इसको लो फ्लेम के ऊपर हीट करोगे तो फिर इसके जो क्रिस्टल है वो बड़े बनेंगे।
सेम इसी तरीके से ठंडा करने में भी सेम यही चीज है कि अगर आप इसको स्लो कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल बड़े बनेंगे, और अगर इसकी फास्ट कूलिंग करोगे तो आपके इसके क्रिस्टल छोटे बनेंगे। तो इसको हम लोग हीट करते हैं तो इसका जो सारा सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, नीचे सोल्यूट पार्टिकल रह जाते हैं, और सोल्यूट पार्टिकल जो है वो फिर किस फॉर्म में आते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल है। थ्योरी आप लोग याद कर लीजिएगा बुक से भी और प्रैक्टिकल कॉपी से भी। फिर आपका कैस्टर ऑयल इमल्शन है। इमल्शन क्या होती है? इमल्शन बच्चे ऑयल और वाटर का एक हम लोगों की टू फेजिक सिस्टम में आती है, बायफेजिक सिस्टम में। बायफेजिक सिस्टम मींस के दो फेजेस को आपने मिक्स करना है, एक फेज दूसरी फेज से बिल्कुल अलग है। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर की प्रिपरेशन है। ऑयल और वाटर आपस में हल नहीं होता, तो इनको हल करने के लिए हम लोगों ने इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। वो ऑयल एंड वाटर को आपस में इस तरीके से मतलब इसमें ना मिसल्स बनते हैं। हल फिर भी नहीं होता लेकिन मिसल बन जाते हैं। मिसल में ये होता है कि जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ना, वो एक हाथ से पकड़ लेता है ऑयल को और एक हाथ से पकड़ लेता है वाटर को, और इस तरीके से हमें नुमाया होता है कि आपकी जो है प्रिपरेशन मिक्स हो गई है, आपस में मिक्स हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में मिक्स नहीं होती, मिसल्स बन जाते हैं। ये बहुत हाई लेवल केमिस्ट्री है, आप लोगों को आपकी किताब में इतना नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो मैं बस आपको समझाने की गर्ज से बताया है। तो एक हमने अब ये देखिए, कैस्टर ऑयल के अंदर ऑयल होगा, कितना है, 8 ml। वाटर होगा, क्वांटिटी सफिशिएंट 30 ml। एंड देन गामा केशिया, गामा केशिया इज द एमल्सिफाइंग एजेंट। ये नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट है। और इसको जब हमने बनाना है, अब हम लोग इसको 2 से 3 मेथड से बना सकते हैं, एक ड्राई गम मेथड से, एक वेट गम मेथड से, और एक बॉटल मेथड से। ड्राई गम मेथड के अंदर आप लोग सबसे पहले, हर मेथड में सबसे पहले आपने गम लेनी है। ड्राई गम में आपने गम के अंदर वाटर नहीं डालना, बल्कि अब गम के साथ ऑयल की पेस्ट बनानी है, और देन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना है। ये सारा जो है आपने कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग मिक्सिंग के साथ करना है। ड्राई गम में गम ने ड्राई रहना है, मींस गम वाटर के साथ नहीं एंटर होगी बल्कि ऑयल के साथ पहले एंटर होगी, पेस्ट बन जाएगा और फिर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप बाद में एंटर होगा। वेट गम मेथड में जो आपकी गम है, जो प्राइमरी इमल्शन बननी है, जो सबसे पहली चीज एंटर होगी गम के अंदर, वो वेट गम मेथड में वाटर होगा। वाटर एंटर हुआ, प्राइमरी इमल्शन आपकी वाटर के साथ बन गई, फिर आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो एट द एंड ऑयल एंटर करना है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको लैब में करवाई थी, तो मैंने आपको जो है मिक्सर के ऊपर करवाई थी, जो आपका मैग्नेटिक स्टेरर था उसके साथ करवाई थी। तो वो आप लोगों का अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। इसके अलावा जो है मैनुअली तौर पे आप एसएलएन मोटर में भी कर सकते हो, बस आपने जो है कॉन्टिन्यूस उसको मिक्स करते रहना होता है। एसएलएन मोटर में यह है कि बच्चे इतने अच्छे तरीके से कॉन्टिन्यूस मिक्सचर नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए एसएलएन मोटर के अंदर पेसल क्या है और मोटर क्या है। ठीक है। किचन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है चट्टू बट्टा, उर्दू में इसको कहते हैं, मतलब कॉमनली यूज लैंग्वेज में इसको ये कहा जाता है। अब इसके अंदर से पेसल कौन सा है और मोटर कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। एक्सपीरियंस से मैं ये चीजें आप लोगों को बता रही हूँ कि बच्चे ये कॉमन कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उनको नहीं ये चीजें पता होती। फिर इसके यूजेस लजेटिव है, परगेटिव है। अब आपको लजेटिव का मतलब पता होना चाहिए। लजेटिव कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह परगेटिव का और बाकी मतलब भी आपको पता होने चाहिए जो आपने लिखे हैं। प्रिकॉशन, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये बाकी वही चीजें हैं। यहाँ पे मेथड ऑयल एंड वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल एंड वाटर में ऑयल ज्यादा है या वाटर ज्यादा है? ऑयल इन वाटर, वाटर बाद में आया तो वाटर बेस है, बेस ज्यादा होती है, जो चीज एंटर करते हैं वो कम होती है। पहले हमेशा सोल्यूट लिखा होता है, बाद में सॉल्वेंट लिखा होता है। तो ऑयल इन वाटर में ऑयल सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर ज्यादा होगा, ऑयल कम होगा। इसी तरह वाटर इन ऑयल के अंदर ऑयल बेस है या ऑयल सॉल्वेंट है, तो ये ज्यादा होगा, और वाटर जो है वो पहले लिखा हुआ है तो ये सोल्यूट है, ये कम मिकदार में है। मेथड्स के अंदर ये देखें, ये तीनों मेथड ये आपने किताब से अच्छे तरीके से पढ़ना है कि ये कौन सा मेथड है। इसका जो है ड्राइगम मेथड का दूसरा नाम कॉन्टिनेंटल मेथड है, वेटकम मेथड का दूसरा नाम इंग्लिश मेथड है, और बॉटल मेथड एक्चुअली में कौन सा मेथड होता है, ड्राइगम होता है या वेटगम होता है? इन दोनों में से एक मेथड होता है, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी गम ज्यादा होती है। किताब से देखिएगा और उसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। किसी एक नेचुरल इमल्शन का नाम बताएं, अगर आपसे कह देता है एग्जामिनर कोई एक नेचुरल इमल्शन का नाम बताए जो कुदरती तौर पे पाई जाती है, तो दैट इज मिल्क। ये इतनी प्योर इमल्शन है कि आप देखें कि अगर आप मिल्क के अंदर, दूध के अंदर पानी डालते रहें डालते रहे डाल, फिर भी वो ब्रेक डाउन नहीं होती, वो इमल्शन टूटती नहीं है। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये आपके जो है इंग्रेडिएंट्स प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। देन आती है आपकी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन जो है रिटर्न ऑर्डर है, जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है मरीज को देगा, कि उसके ऊपर दवाइयां लिख के देगा। सबसे पहले उसमें डेट आ जाती है, उसमें उसके क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं कि उसके जो है नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, एज क्या है, उसकी एड्रेस क्या है,
देन आरएक्स, आरएक्स क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन को आरएक्स कहते हैं। इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है यू टेक या आप लें। ये सारी चीजें आपने किताब से अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। फिर आपकी जो मेडिसिन लिखी होती है वो होती है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसमें आपकी मेडिसिन का नाम या उसका डोज, जेनेरिक, ट्रेड नेम कोई भी लिखा होगा, आपकी मेडिसिन जो लिखी है दैट इज इंस्क्रिप्शन। फिर आपने कितने कितने टाइम लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, वो आपकी आ जाती है। और वो आपकी आ जाएगी सब्सक्रिप्शन। ये फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस होती हैं कि इनको इन्होंने इतने दिन तक ये दवाई लेनी है, और दिन में 3 दफा लेनी है, 4 दफा लेनी है, 5 दफा लेनी है, जब जितनी भी लेनी है, 1 दफा लेनी है, तो इतने दिन के लिए इनको डिस्पेंस कर दो। ये होती है आपकी सब्सक्रिप्शन। फिर नीचे आपको बताया जाता है कि वो फूड के साथ लेनी है या विदाउट फूड लेनी है, दिन में लेनी है, रात में लेनी है, शाम में लेनी है, कब लेनी है आपने दवाई। तो ये होती हैं इंस्ट्रक्शंस टू यू, मतलब इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट। ये होता है सिग्नेचरा, इसको कहते हैं सिग्नेचरा। एंड देन लास्ट में रिफिल स्टेटस, और फिर इसका लाइसेंस नंबर या उसका नेम वगैरह लिखा होता है। या आपने प्रिस्क्रिप्शन जो भी आपको प्रैक्टिकल आता है, आपने उसके लेबल लाजमी बनाने हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि शुरू में ये चीजें लिखी होती हैं, फिर डेट लिखी होगी। फिर सब्सक्रिप्शन आरएक्स जो है वो सुपरस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या था, मेडिसिन का नाम और उसका डोज। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट, कि भाई इसको इतने दिन के लिए इतनी दवाई दे दो। सिग्नेचरा ये डायरेक्शन टू द पेशेंट होती हैं कि आपने दिन में इस टाइम पे खानी है, इस टाइम पे नहीं खानी, इस तरीके से खानी है। और लास्ट में रिफिल स्टेटस। ये आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गई। फिर आता है आयोडीन टिंचर। टिंचर क्या होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं। आयोडीन का टिंचर हमने बनाना है। आयोडीन ना वाटर में हल होती है ना अल्कोहल में हल होती है। आयोडीन को हल करने के लिए हम लोग सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड डालते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आपने आयोडीन लेनी है और उसका सॉल्ट लेना है, सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड, और फिर आपने उसको वाटर के अंदर हल करने की कोशिश करनी है। 10 ml वाटर लें, उसके अंदर हल करें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये हल हो जाएगा। हल करने के बाद इसको मयरिंग फ्लास्क के अंदर डालें, और क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml अल्कोहल। अब क्वांटिटी सफिशिएंट में कंप्लीटली 100 ml अल्कोहल नहीं जाएगी, बल्कि इतनी अल्कोहल जाएगी कि पूरी प्रिपरेशन जो है वो 100 ml तक बन जाए। फिर एंटीसेप्टिक है, और ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, और ये जख्मों को साफ करने के लिए यूज होती है, जरासीम मर जाते हैं इससे। सेम यही इसका प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें शुरू में मेडिकेटेड भी होती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं। मेडिकेटेड के अंदर मेडिसिन होगी, नॉन मेडिकेटेड के अंदर मेडिसिन नहीं होती। और इसके अलावा पहले किसी जमाने में ऑरल टिंचर यूज होते थे इंटरनल यूज के, लेकिन वो इतने कड़वे होते थे ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। वो इतने कड़वे होते थे कि वो इस्तेमाल होना अब बंद हो गए हुए हैं। जैसे इधर एग्जांपल दिया बेलाडोना टिंचर की और डिजिटेलिस की। बच्चे ये ना आप लोगों की किताब के अंदर डिटेल में चीजें, और आप लोगों ने थ्योरेटिकली ये चीजें याद की हुई हैं, तो कॉपी में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। लेकिन आपने जब याद करना शुरू करना है ना इसको, तो आपने किताब के हवाले से कंप्लीट एक किताब आपने याद करनी है। क्योंकि आपको क्वेश्चन, अगर आपको फर्स्ट 30-35 जो मार्क्स का थ्योरी के क्वेश्चंस लिखने के लिए आ रहे हैं, या आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए आ रहे हैं, उसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर करें टिंचर, तो आपको टिंचर के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जरूर जस्ट आपने कॉपी के ऊपर, थ्योरी के मामले में जस्ट आपने कॉपी के ऊपर नहीं भरोसा करना, आपने पूरी पूरी किताब अपनी रिवाइज करके जानी है। अभी आपने पेपर दिए हैं कुछ दिन पहले, आपको सारी किताब आती है। आप सिर्फ 3 घंटे अपनी किताब को देंगे, आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। प्रोसीजर वही है कि सबसे पहले आयोडीन और उसका जो सॉल्ट था वो लेना है, उसको वे करना है, उसको आपने बीकर के अंदर लेना है, वाटर मेजर करना है, 10 ml डाल देना है, मिक्स करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, मिक्स हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मिक्सिंग होनी है, हीट के ऊपर मिक्सिंग नहीं होनी। उसके बाद आपने जो है मयरिंग सिलेंडर के अंदर ये प्रिपरेशन सारी की सारी जो है वो एंटर करनी है, ये जो मिक्सचर बना है। और फिर उसके अंदर इतना अल्कोहल डालना है कि पूरी प्रिपरेशन 100 ml तक बन जाए। फिर प्रिकॉशन, स्टोरेज और यूजेस ये हमने लेवल में पहले देख लिए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रैक्टिकल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक पिक्नोमीटर लिया। यहाँ पे पिक्नोमीटर पता नहीं बच्ची ने लगाया हुआ है कि नहीं, नहीं लगाया हुआ। पिक्नोमीटर जो है सुराही जैसा शीशे का बना होता है, छोटा सा। आपने पिक्नोमीटर लिया, आपने वाटर की डेंसिटी फाइंड आउट की। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। आपने सबसे पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट किया, उसके बाद आपने पिक्नोमीटर को वाटर के साथ फिल किया, उसका वेट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास एम्प्टी पिक्नोमीटर के अंदर से आप लोगों ने जो आपने वाटर का वेट करके वैल्यू ली, उसके अंदर से आपने एम्प्टी पिक्नोमीटर की वैल्यू माइनस कर दी, तो इसके अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो सिर्फ वाटर का वेट है। फिर पिक्नोमीटर के ऊपर एमएल्स लिखे होते हैं कि इस पिक्नोमीटर के अंदर कितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है। तो वो वॉल्यूम जो है मोस्टली 25 ml का या 30 ml का पिक्नोमीटर होता है। आपने मैस ऊपर लिखा जो वाटर का वॉल्यूम था, नीचे आपने उसके एमएस लिखे, मैस ओवर वॉल्यूम करके आपने डेंसिटी निकाल ली वाटर की। वाटर की आइडियल कंडीशंस के ऊपर डेंसिटी 1 होती है, लेकिन हमारी लैब्स वगैरह में आइडियल कंडीशंस नहीं होती, तो हमारी कभी भी कोई 1 से कम ही आती है। तो ये हो गई वाटर की डेंसिटी। फिर इसके इसके साथ साथ आप लोगों ने डिफरेंट प्रिपरेशंस, आपको डिफरेंट सैंपल मिलेंगे। मैंने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो ग्लिसरीन के सैंपल्स यूज किए थे, तो आप लोगों को कोई भी सैंपल्स मिल सकते हैं।
आप लोगों ने वो सैंपल्स को देख के प्रैक्टिकल्स जो है आपने उनकी डेंसिटीज फाइंड आउट करनी है। सेम यही मेथड है कि आपने पिक्नोमीटर, एम्प्टी पिक्नोमीटर का तो एक ही दफा वेट होगा, क्योंकि पिक्नोमीटर तो नहीं ना बार बार चेंज कर रहे। तो नेक्स्ट आगे जो है, पिक्नोमीटर के वेट के बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों ने उसको फिल करना है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव, जैसे आपको चार सैंपल्स आ गए, तो आपने चार सैंपल्स जो है, आपको नोन चार सैंपल्स आए, एक ने कहा ये 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, और एक अननोन दे दिया और कहा इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। तो आपने क्या करना है, आपने सबकी डेंसिटीज फाइंड आउट करनी है, सेम जैसे आपने वाटर की डेंसिटी फाइंड आउट किया, फिर सबकी डेंसिटीज को वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, सबकी एक बार डेंसिटी फाइंड आउट की है, लास्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आपने जो भी आपका जो 10% सोल्यूशन था उसकी डेंसिटी ऊपर लिखें, वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर दें, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। इस तरह से आपने सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर लेनी है। आपके पास 10% की भी आ गई, 20 की भी, 30 की भी, ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटीज आ गई। अभी आप देखें कि जो अननोन था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आई थी, 1.05। तो अननोन जो था वो 20 के इर्द गिर्द था। ठीक है, या तो वो एग्जैक्ट 20 था या फिर 21, 22, 23 इस तरीके से था। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने एक अननोन सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर ली है अपने सैंपल के हिसाब से। फिर आगे है आपका लेबलिंग। अब हमने हर प्रिपरेशन के लेबल बनाए हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने, अब ये बच्चे ने फ्रंट लगाया हुआ, फ्रंट नहीं लगता, इसके बैक पे लेबल, जैसे ये प्रिपरेशन है इसकी बैक पे लेबल बना होता है। ये देखो, जैसे ये लेबल है जिसमें इसकी प्रिपरेशन जो है ये लिखी होती है, साथ ना और भी बड़ी चीजें लिखी होती हैं, बच्चों की सेहत पे उनसे दूर रखें, उर्दू में भी चीजें लिखी होती हैं प्रिपरेशन के साथ। तो ये लेबल होता है आपका। तो लेबल को अगर हम देखें तो इसमें इसने बच्ची ने पेज ही गायब कर दिया लेबलिंग के प्रैक्टिकल का। इसके साथ ये यहाँ पे जो ये पेज था ना, इसमें लिखा होता है लेबल क्या होता है, प्रिपरेशन के ऊपर लिखा जाता है लेबल, हर प्रिपरेशन के ऊपर लेबल होता है, और इसका फायदे क्या हैं, इससे मार्केटिंग के इसके फायदे होते हैं, सेल में इसके फायदे होते हैं, पेशेंट के साथ डील करने में, डिस्पेंसिंग में, कंपाउंडिंग में। और आगे इन्होंने जो है कंपोनेंट्स ऑफ लेबल लिख दी हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ लेबल क्या हैं इसके अंदर। फिर इसने थ्योरी बच्ची ने माइनस कर दी है। तो लेबलिंग के प्रैक्टिकल, वैसे मैंने आप लोगों को ये एक दफा पहले भी शेयर किया हुआ लेबलिंग का प्रैक्टिकल थ्योरी वाइज भी, तो आप लोगों ने अगर लिखना है तो आप उधर से ही लिख लेना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये सारी चीजें जो है इसमें स्टोरेज कंडीशन लिखी होगी, क्वांटिटी लिखी होगी, प्रिकॉशंस लिखी होती हैं लेबल के अंदर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, हर चीज इसके अंदर लिखी होती है। एक दफा लेबल आपने देख भी लेना है, और एक लेबल आप लोगों ने, जैसे आपकी जितनी भी मैंने प्रिपरेशंस के लेबल बनवाए हैं ऊपर, कोई वैसा ही लेबल बना के लगा दें आप अपनी कॉपी में, तो वो भी चल जाएगा। फिर आपका सिरप है। अब सिरप के यहाँ पे जो है एक ही प्रैक्टिकल लिखना है, उसी में आपने यूएसपी का फॉर्मूला भी लिखना है, उसी में बीपी का फॉर्मूला लिखना है। दोनों के फॉर्मूलों में डिफरेंस एक वेट बाय वेट से है, एक वेट बाय वॉल्यूम से है। अब देखिए, एक में 66.7 ग्राम शुगर डलेगी, एक में से 85 ग्राम शुगर डलेगी। मतलब इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट वाले लोग जो हैं वो अब इतना ज्यादा मीठा सिरप पीते हैं, और जो ब्रिटिश लोग हैं वो कम मीठा सिरप पीते हैं। नहीं, सिरप एक ही तरह का बनता है, एक ही कंसिस्टेंसी का बनता है, बस इसमें अगर चीनी कम है तो पानी थोड़ा ज्यादा होगा, और इसमें अगर चीनी ज्यादा है तो पानी की डिफरेंस उसी तरह हिसाब से चीजें डिफर करेंगी। अब ये देखें, एक वेट बाय वेट होगा और एक वेट बाय वॉल्यूम। अब बीपी का जो फॉर्मूला था उसमें जो 66.7 ग्राम्स आपने लेना था सुक्रोज, और वाटर भी आपने ग्राम में लेना है। वाटर हमेशा हम एमएल्स में लेते हैं, लेकिन इस केस में आपने ग्राम में लेना है। और सुक्रोज, जब हम यूएसपी का फॉर्मूला देखते हैं तो 85 ग्राम आपने सुक्रोज लेनी है, चीनी लेनी है, और पानी आपने जो है 100 ml लेना है। ये 10 लिखा हुआ है, इस बच्ची ने 100 है, यहाँ पे 100 ml लेना है। ठीक है, तो एमएल और ग्राम मिर्च का डिफरेंस जो है वो इनकी क्वांटिटी का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चीनी इतनी पानी में डाल के क्वांटिटी सफिशिएंट इतना पानी लेना है, मतलब कि इतनी प्रिपरेशन बनानी है, इतना इतना वाटर एंटर करना है कि पूरी प्रिपरेशन आपकी 100 ml बन जाए। ठीक है, ये बात समझ आई है आप लोगों को? ये तो फिर दो लेबल लग जाएंगे इसके। फिर नेक्स्ट में हमारे सिंपल डिस्टिलेशन है। अच्छा बच्चे, डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर कोई सैंपल आए जिसमें दो से तीन से चार चीजें एंटर हुई होती हैं, तीन से चार मिक्सचर्स एंटर हुए होते हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके ऊपर। अब जैसे दो चीजें हैं, एक वाटर एथेनॉल है, आपने वाटर और एथेनॉल को मिक्स कर दिया है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, आपने एक अपरेटस के अंदर लगा लिया इसको, मैंने डायग्राम भी लगाई थी, इस बच्ची ने डायग्राम नहीं लगाई हुई। हम लोग क्या करते हैं, हम वाटर और एथेनॉल को इकट्ठा कर दिया, आपने इसको हीट करना शुरू किया। ठीक है, हीट करना शुरू किया, तो फर्स्ट करें, सबसे पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आया, वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। सारा एवेपोरेट होता जा रहा है, हम ऊपर कंडेंसर लगा देते हैं जो कि उसको कलेक्ट, वेपर्स को कलेक्ट कर लेता है, और फिर कंडेंसर को हम लोग आगे जो है वाटर फ्लो करवा के उसको ठंडा करते हैं, वेपर जो है वो ठंडी होकर दोबारा से
जो है लिक्विड बना देती हैं। ठीक है, तो अब जितना वाटर बॉइलिंग पॉइंट से गुजर के वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, वो कंडेंसर से गुजर के दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। फिर जब एथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो हीट होना शुरू होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उसकी कंडेंसेशन होगी, वो वेपर फॉर्म जो है दोबारा से लिक्विड फॉर्म के अंदर कंडेंसेशन के बाद कन्वर्ट होके सेपरेट हो जाएंगे। तो ये है आपकी सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर। डिस्टिलेशन कितनी तरह की होती है, डिस्टिलेशन कैसे होती है, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आप लोगों ने किताब से एक दफा देख लेना है। और यहाँ पे डायग्राम अगर उसने पेस्ट की होती ना तो मैं आपको जरूर दिखा देती कि डायग्राम से किस तरीके से जो है वो प्रोसीजर होगा। यहाँ पे ना सिंपल डिस्टिलेशन का ना ऑपरेटस अगर हम देखें, ये देखें यहाँ पे आपने दोनों मिक्सचर लिए, आपने इसको हीट करना शुरू किया। सबसे पहले पहली चीज का जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो वेपर बन जाएंगे उसके। वो वेपर यहाँ से यहाँ पे जब ट्रेवल करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के वेपर बन रहे हैं, चाहे आपने 1500 अंदर केमिकल्स मिक्स किए हो। एक टाइम पे एक का ही बॉइलिंग पॉइंट या आता है, एक टाइम पे एक का ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, अब उस चीज का मजीद टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो सकता, वो वेपर बनना शुरू हो जाएगी। वेपर बनेगी जब इस पूरी असेंबली से, ये कंडेंसर है, जब इस पूरी असेंबली से गुजरेगी। अब ये कंडेंसर जो है ये उस उन वेपर्स को ठंडा करता है। कैसे? क्योंकि ना इस कंडेंसर के अंदर से, ये देखें, ये इस ट्यूब के अंदर से वेपर गुजर रहे होते हैं और बाहर जो ट्यूब है उसके अंदर से ठंडा पानी गुजर रहा होता है, तो वो उस उन वेपर को ठंडा करके उन वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला फ्रैक्शन इकट्ठी कर ली, फिर दूसरी फ्रैक्शन इकट्ठी कर ली, जितने मर्जी हम लोग मिक्स कर लें सैंपल, चाहे 5 सैंपल इकट्ठे कर ले तो हमें 5 फ्रैक्शंस मिलेंगी। अब अभी आपके प्रैक्टिकल के अंदर 2 सैंपल्स हैं, मतलब वाटर और अल्कोहल है, तो एक वाटर अलग होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपर में कन्वर्ट होगी, और एक अल्कोहल जो है वो अलग होगी अपने बॉइलिंग पॉइंट में वेपर में कन्वर्ट होगी। जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है, पहले अल्कोहल सेपरेट होगी, देन वाटर। वाटर का तो 100 है, वो बाद में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है बफर। बफर क्या होता है? ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी प्रिपरेशन के अंदर जब हम लोग एंटर करवाते हैं, डालते हैं, तो उसकी पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब उसका पीएच नहीं चेंज होने देनी। अब आपने एक प्रिपरेशन बना दी है, मार्केट के अंदर वो अवेलेबल है 2 साल के लिए, तो अब आपने आपने तो जैसे आपने एक सिरप बनाया, आपने उसकी पीएच जो है सेट कर दी है 6.7 पे। आपने रेंज रख दी है कि 6 और 7 के दरमियान में ये पीएच रहेगी तो ये प्रिपरेशन ठीक रहेगी। अब आप कैसे मेक श्योर करोगे कि वो प्रिपरेशन जो है 2 साल तक उन्हीं कंडीशंस के अंदर रहे जिन कंडीशंस के अंदर उसकी पीएच सेट रहे? कुछ भी हो सकता है, कोई भी, इवन के ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है कोई, जिसकी वजह से जो है, अब केमिकल्स है ना आपकी प्रिपरेशन के अंदर, एक्टिव भी है, एक्सीपिएंट भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, धूप पड़ जाए जिसकी वजह से कोई जो है अंदर रिएक्शन शुरू हो जाए, किसी भी वजह से आपकी प्रिपरेशन जो है उसकी पीएच बदल जाए, तो आपके लिए तो वो जहर बन गया दवाई की। आप तो दवाई समझ के उसको खरीदेंगे लेकिन वो जहर बन गया। तो इस वजह से पीएच का भी नॉर्मल जो है अपना आइडियल होना जरूरी है। अगर पीएच जो है बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई सिरप की, तो भाई वो तो आपका बकल कैविटी जला देगी, मुंह जला देगी। बहुत ज्यादा जो है वो बेसिक हो गई, तब भी सेम यही काम होगा, तो नुकसान आपका ही है। तो फिर हम लोग जो है, जब भी फॉर्मुलेशन बनती है तो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, बफर एंटर करवाया जाता है। बफर जो है वो पीएच को चेंज नहीं होने देता। बफर क्या होता है कि कोई भी चीज का एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, इन तीनों चीजों का एंटर करवा देंगे। अगर एसिड की निशानदेही कैसे होती है? हाइड्रोजन आयन से। बेस की निशानदेही कैसे होती है? हाइड्रोक्साइड आयन से। अगर आपने एसिड और बेस का कॉन्जुगेट, एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस को जो है, वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस को इकट्ठा करके बफर बना के डाल दिया प्रिपरेशन के अंदर, कल को कोई भी एसिड अगर एंटर होगा तो बफर के अंदर से जो कॉन्जुगेट बेस थी वो रिएक्ट करेगी, न्यूट्रलाइजेशन कर देगी। कल को कभी भी कोई एसिड एंटर, बेस एंटर हुई, तो जो बफर का वीक एसिड था वो रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो बफर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है पीएच को, आपकी प्रिपरेशन के अंदर, सॉरी, पीएच को बदलने नहीं देता। मैंने यहाँ पे 2 बफर्स की आपको एग्जांपल दी है। फॉस्फेट बफर, ठीक है, ये 3 चीजें एंटर करेंगे, फॉस्फेट बफर बन जाएगा। ठीक है, सारी चीजें इकट्ठी करनी है, उसको वाटर के अंदर मिक्स करना है, वॉल्यूम में क्वांटिटी सफिशिएंट, फिर से क्वांटिटी सफिशिएंट आ गया है कि इतना पानी डालना है कि 100 ml प्रिपरेशन बन जाए। फिर दूसरा बफर जो है वो बोरेट है, उस वो 9.2 पीएच तक मेंटेन करता है, इसकी पीएच 7.4 तक पीएच को मेंटेन करता है। ये इसको किस तरीके से बनाना है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स से, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं वाटर के साथ, क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ml के साथ, और फिर इसकी एट द एंड पीएच चेक कर लेनी है कि इसकी पीएच जो है वो 9.2 की रेंज में है कि नहीं। तो ये आपके बफर का प्रैक्टिकल हो गया। ये आपके फिजियो के जो है फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल बच्चों कंप्लीट हो गए हैं।